Hello everyone, I welcome you all to the Topper Town YouTube channel. In today's video, we will talk about MPSC 004 that is Social and Political Thoughts in India जो कि इग्नू का कोर्स है। मास्टर्स अगर आप पॉल साइंस से कर रहे हैं या आपने बैचलर्स पॉल साइंस से कर रहे हैं तो उसमें कि आपका टॉपिक आता है। और कई बार आप हिस्ट्री जब मास्टर्स कर रहे होते हैं तो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी ये ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक के जैसे कि आपके इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस वाले टॉपिक को लेकर आज मैं आपका डिटेल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं टॉपिक के आसपास से क्वेश्चंस घूम घाम के आते हैं, तो लेट्स कवर दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो पहले कौटिल्य के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें इंट्रो देना पड़ेगा, जैसे कि हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन आंसर का स्ट्रक्चर होता है। पहले इंट्रो देंगे, फिर अपना बॉडी बनाएंगे जो हमारा क्वेश्चन में है, उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसे कंक्लूड करेंगे। तो कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य वॉज एन एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड स्टेटमैन बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क अर्थशास्त्र विच इंसाइट्स इनटू गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। चाणक्य को हम कौटिल्य को हम चाणक्य भी बोल सकते हैं, जो कि एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और स्टेटमेंट हैं। इनको मोस्टली इनके वर्क जो है अर्थशास्त्र उसके बारे में जाना जाता है, जिसमें इन्होंने गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में हमें बात करी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है इनकी? जो कौटिल्य है वो कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी है कि जो रियल पॉलिटिक है उसका अल्टीमेट गोल होता है कि जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, उसका वेलफेयर करना। और उसके लिए रूलर को हमेशा एक काम करना चाहिए, जिससे ये इंश्योर करना चाहिए जिससे कि पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी हुई है विदाउट अनएथिकल एक्शंस। और फिर यहाँ पे मैकियावेलिज्म के बारे में बोला है, हिज आइडियाज ऑफन पैरेलल मैकियावेलीज द प्रिंस एज कौटिल्य एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रूलर मेंटेनिंग पावर रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स। जो मैकियावेली थे उनके आइडिया से बिल्कुल डिफरेंट चलता है, क्योंकि जो कौटिल्य हैं वो एम्फसाइज करते हैं कि रूलर को अपनी पावर मेंटेन करनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी करे। ठीक है। स्टेट एंड सोवरेनिटी, ही डिफाइंड द स्टेट एज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी कंटेनिंग द ऑफ द रूलर, मिनिस्टर्स, आर्मी, ट्रेजरी एंड पीपल। अ स्ट्रॉन्ग रूलर और चक्रवर्ती वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने बोला एक स्टेट एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है जहाँ पे रूलर है हमारा, मिनिस्टर्स हैं, आर्मी है, ट्रेजरी है और पीपल है। तो एक रूलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे। डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। Cautilly's diplomacy was based on the principle of Mandala theory, which discuss how states form alliances and rivalries. According to this theory, a state should form alliances with neighbors and work strategically against its rivalries. तो क्या है कि जो कौटिल्य कहते हैं उनका जो ये डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो थिंकिंग थी कि मंडल थ्योरी पे वर्क किया उन्होंने, कि जो स्टेट है वो अपने दोस्त और दुश्मन कैसे फॉर्म करता है। तो वो कहते हैं कि स्टेट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि वो अपने जो नेबर्स है उसके साथ हमेशा दोस्ती रखे और हमेशा स्ट्रैटेजिकली वर्क करना चाहिए अपने दुश्मनों के खिलाफ। इकोनॉमिक्स में उनका क्या ख्याल था? कौटिल्य एम्फसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ स्टेट, strong state and taxation. He was one of the early advocates of the state interventions in economic affairs to maintain order and ensure the welfare of the people. His treatise also discuss trade, commerce and taxation in detail. तो कौटिल्य ने हमेशा एम्फेसाइज किया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होनी चाहिए एक स्टेट की, और टैक्सेशन की जो पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वेलफेयर कर सके रूलर सिटीजन्स का। एथिक्स और लॉ के बारे में क्या कहते हैं? Cautilya did not shy away from suggesting that ruthlessness could sometimes be necessary for welfare of the state. For example, he argued that spying and manipulation could be employed for a state survival. उन्होंने बोला कि कौटिल्य ने कभी शर्माया नहीं है कि अगर तुम्हें कठोर होना पड़े या तुम्हें कुछ अलग तरीके के कदम उठाने पड़े स्टेट के वेलफेयरनेस के लिए।
बिकॉज उन्होंने बोला स्पाइंग और मैनिपुलेशन एक पार्ट है स्टेट के सर्वाइवल का। ठीक है, ये बात हुई हमारी कौटिल्य के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद एक मॉडर्न इंडियन सोशल थिंकर थे, जिन्होंने मोस्टली सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस रिफॉर्म्स किए हैं। तो उनका फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन क्या था उसके बारे में बात करते हैं। वो एम्फोसाइज करते थे आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म वेयर ही लिंक्ड इंडियाज कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज विद नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। उन्होंने बोला कि जो नेशनलिज्म है उसको उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से लिंक कर दिया और उन्होंने इंडिया के जो कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको नेशनल यूनिटी और स्ट्रेंथ से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे वो। ही एडवोकेट्स द Vedantic philosophy as a means of personal and social transformation. His famous speech at the World Parliament of Religion in Chicago brought Indian philosophy and spirituality to the global stage. वो वेदांतिक फिलॉसफी को एज अ मीन्स ऑफ पर्सनल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मानते थे अपना, और उन्होंने एक स्पीच दी थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन पे 1893 में शिकागो में, जहाँ पे उन्होंने भाइयों और बहनों बोला था। तो उसने इंडिया की फ़िलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को बहुत डिफरेंटली उभार के लेकर आया था ग्लोबल स्टेज पे वो चीज़। सोशल रिफॉर्म के बारे में हम बात करें इनके, तो बिलीव करते थे अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ही एम्फसाइज एजुकेशन एज द की टू रिफॉर्म एंड नेशनल प्रोग्रेस। वो सोशल रिफॉर्म में कहते थे कि जो मासेस हैं उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, जो स्पेशली जो माइनॉरिटी में है, मतलब मार्जिनलाइज्ड है, सोसाइटी का ऐसा पिछड़ा वर्ग है, उसका हमें अपलिफ्टमेंट करना चाहिए। एजुकेशन, उन बोलते थे एजुकेशन से ही ये काम हो सकता है, सोशल रिफॉर्म और नेशनल प्रोग्रेस एजुकेशन के बिना नहीं हो पाएगी। ही एडवोकेट फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट एंड बिलीव दैट वुमेन शुड रिसीव इक्वल एजुकेशन एंड राइट। वो अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उन्हें पसंद नहीं थी, तो और वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करते थे और ये बिलीव करते थे वुमेन शुड हैव इक्वल एजुकेशन एंड राइट। पॉलिटिकल थॉट्स क्या थे स्वामी विवेकानंद के बारे में, उसके बारे में हम बात करते हैं। उनके व्यू थे कि जो पॉलिटिक्स है उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन है विद द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल रीजनरेशन। ही बिलीव दैट इंडिया कुड ओनली बिकम अ ग्रेट नेशन बाय कंबाइनिंग मटीरियल प्रोग्रेस विद स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। He supported self-reliance and nationalism but was critically blind of westernization. He emphasized that India should maintain its cultural heritage with simultaneously modernizing. वो सेल्फ रिलायंस और नेशनलिज्म के सपोर्टर थे, बट वो वेस्टर्नाइजेशन का अंधा बिलीव करने के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते थे कि इंडिया अपनी कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करे प्लस मॉडर्नाइज भी हो। अब नेशनलिज्म पे उनके क्या थॉट थे। He is often regarded as the proponent of Indian nationalism, where he argued that India's future lay in spiritual strength rather than political or economic power alone. तो उन्होंने यही बोला है कि इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से ही इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर बन सकता है इंडिया, अगर वो उसको मेंटेन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्रिटिकली एनालाइज महात्मा गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको हर साल देखने को मिलेगा गांधी जी पे एक नए क्वेश्चन। ठीक है, महात्मा गांधी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर इन इंडियन हिस्ट्री। His thought on politics, society and governance shaped the Indian independence movement and continue to inspire a global movement for peace and non-violence. गांधी जी जैसे हम सब जानते हैं एक पॉलिटिकल थिंकर थे इंडियन हिस्ट्री में, जो इनकी पॉलिटिक्स, सोसाइटी और गवर्नेंस की जो इनकी सोच विचारधाराएं थी उसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक शेप दी, जो कि अभी भी वर्ल्ड के जो भी पीस के जो मूवमेंट्स होते हैं, नॉन वायलेंस के मूवमेंट होते हैं, उनको इंस्पायर करता है। नॉन वायलेंस और अहिंसा में उनके क्या थॉट्स थे, वो हमेशा उनकी कोर फिलॉसफी रही है अहिंसा।
which he considered not just a tactic but a way of life. He believed non-violence was the most powerful tool for achieving social and political change. उनके अकॉर्डिंग नॉन वायलेंस मोस्ट पावरफुल टूल है सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए. सत्याग्रह. Truth force. Gandhiji's concept of satyagraha revolved around the idea of passive resistance. He advocated non-cooperation with unjust system and peacefully challenging oppressive policies through civil disobedience. Satyagraha was not just opposing the British, it was also aimed at instilling moral responsibility among individuals and creating a just society. गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह का वो रिवॉल्व करता था अराउंड द आइडिया ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस. वो नॉन कॉपरेशन को मतलब बढ़ावा देते थे कि जो सिस्टम है अनजस्ट सिस्टम है और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके खिलाफ हम पीसफुली हम लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं और इससे हम ब्रिटिशर्स को एक तरीके से सका वक्त सिखा रहे हैं कि वो हमारे देश को छोड़ के चले जाएं और हमें एक जस्ट सोसाइटी मिले. क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. Gandhiji was critical of Western industrialization and materialism. He believed that spiritual progress was more important than material wealth. His Khadi movement and self-reliance aimed to make India self-sufficient and challenge the exploitation of Indian resources by the British. वो वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन मटेरियलिज्म के सख्त खिलाफ थे. वो बिलीव करते थे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे बल्कि मटेरियल वेल्थ पे. वो उसके बिल्कुल खिलाफ थे. वो खादी मूवमेंट उन्होंने चलाया, स्वदेशी मूवमेंट चलाया उन्होंने सेल्फ रिलायंस बनने के लिए टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट एंड चैलेंज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज बाय द ब्रिटिशर्स. कंसेप्ट ऑफ स्वराज. स्वराज का क्या कंसेप्ट था? गांधी जी's idea of Swaraj was deeply rooted in the concept of self-reliance, unlike the political Swaraj that advocate for political independence from social colonial rule. Gandhi's Swaraj focus on social and moral self-government at the individual and community level. गांधी जी का जो आइडिया था स्वराज का वो डीपली रूटेड था कि सेल्फ रिलायंस से आत्मनिर्भर बनने से. वो गांधी जी फोकस करते हैं सोशल और मॉरल सेल्फ गवर्नेंस पे, एक इंडिविजुअल की और एक कम्युनिटी लेवल पे. सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या थे उनके? वॉज डीपली कंसर्न विद द इशू और सच एज अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन्स राइट्स. He launched several movements like Harijan movement for the upliftment of Dalits and advocated for the education of girls and women. Critique of modern democracy. Modern democracy के विरोधी थे. वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के विरोधी थे. जैसे कि हम लोग उनका मेन फोकस था मेजॉरिटी एंड मटेरियल इंटरेस्ट. ही आर्ग्यूड दैट द ट्रू डेमोक्रेसी शुड फोकस ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, दैट द माइनॉरिटीज राइट शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड. वो कहते थे ट्रू डेमोक्रेसी वही है जो मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर फोकस करे, एक इंडिविजुअल के और माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. एक्सप्लेन मेन आइडियाज ऑफ Dr. B.R. Ambedkar on social and political thoughts in India. Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of Indian Constitution, was one of the most significant social and political thinker in modern India. His work on social justice, democracy and equality reshaped Indian society. इनको आर्किटेक्ट भी बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ये मोस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल थिंकर थे हमारे इंडियन मॉडर्न इंडिया के. उनका जो वर्क था मोस्टली रिवॉल्व अराउंड सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रीशेपिंग इंडियन सोसाइटी. तो सोशल जस्टिस और दलित राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं? अम्बेडकर इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन एडवोकेटिंग for the rights of Dalits, the untouchables, and other marginalized communities. He called for the abolition of the caste system and empowerment of the unprivileged. उनका जो वर्क है वो सबसे ज़्यादा उनका काम दलित राइट के बारे में हमें देखने को मिलता है और जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उनके बारे में उन्होंने वर्क किया है. वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे और एम्पावर करना चाहते थे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं. He believed that the caste-based discrimination was the root cause of India's social problem and he campaigned social equality through legal and educational reform. वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कहते थे कि ये इंडिया की
रूट कॉज है, प्रॉब्लम है, और उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए सोशल इक्वलिटी को लीगली और एजुकेशनल ही तरीके से रिफॉर्म करने के लिए। उनका रोल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में? एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Ambedkar played a vital role in shaping its principles, especially in terms of fundamental rights, equality, and justice. He ensured that the Constitution addressed the issues of caste, untouchability, and gender discrimination. Economic thoughts क्या थे उनके? Ambedkar's economic philosophy was rooted in state intervention to correct and social inequality. He emphasized the need of land reforms, equal wages, and social welfare to ensure the upliftment of the marginalized. He emphasized the need of land reforms, equal wages, and social welfare to ensure upliftment of the marginalized. Critique of Hinduism के बहुत बड़े विरोधी थे। अंबेडकर कहते हैं कि जो हिंदुज़म है वही एक रूट कॉज है कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी का, बिकॉज जो बड़े बड़े प्लेस होल्डर हैं हिंदुज़म में, उन्होंने क्या किया कि अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए कास्ट बेस्ड सिस्टम उन लोगों ने बनाया, पहले नहीं था। तो वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं 1956 में, और उनके जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं वो भी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्योंकि उसको हटाने के लिए जो उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं हिंदुज़्म फॉलो करने की वजह से। डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने क्या बात की है? Ambedkar was a strong advocate of democratic principles and believed that the true democracy requires both political and social equality. He supported the idea of affirmative action for Dalits and other backward classes to help them access education, jobs and political representation. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एग्जामिन द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जैसे हम जानते हैं फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट हैं हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के। हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी वॉज डीपली शेप्ड बाय हिज बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनका एक अलग से टॉपिक बन के आता था सेकुलरिज्म के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो उसको भी आप देख के जाइएगा। तो डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म के बारे में उनके क्या थॉट्स हैं? नेहरू फर्मली बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड सेकुलरिज्म। ही emphasized the importance of pluralism, where all religions and communities were treated equally, and democratic institutions played a vital role in the functioning of the state. वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और सेकुलरिज्म पे बिलीव करते थे, वो इम्फेसाइज करते थे प्लूरलिज्म पे, वेयर ऑल द रिलीजन और कम्युनिटी ट्रीटेड इक्वली। सारे रिलीजन्स और कम्युनिटी को इक्वली ट्रीट करना है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्टेट के फंक्शनिंग में। सेकुलरिज्म एंड इकोनॉमिक थॉट्स, नेहरू वॉज एन एडवोकेट ऑफ स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बिलीव करते थे और वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है उसको एक रोल प्ले करना चाहिए जो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें। हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज वर अलाइंड विद सोशलिस्ट आइडियल्स इंक्लूडिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ द की इंडस्ट्रीज एंड लैंड रिफॉर्म्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। वो नेशनलाइजेशन करना चाहते थे इंडस्ट्रीज़ का, जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर रेवेन्यूज़ हमारा जनरेट होता है, उनको नेशनलाइज करना चाहते थे, सो दैट इंडिया है वो जो कंट्री है हमारी स्टेट है उसको एम्पावरमेंट मिल सके। और वो लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते थे जिससे की वजह से इनइक्वालिटी ख़त्म की जा सके। नेशन बिल्डिंग एंड नेशनलिज्म, नेहरूज विजन ऑफ इंडिया वॉज एज अ united, progressive and modern nation with an emphasis on the scientific temper, education and self-reliance. He was critical of communalism and sought to promote unity in diversity. वो unity और diversity को promote करना चाहते थे और वो उनका विजन था कि इंडिया को यूनाइट किया जाए एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न नेशन के फॉर्म में, जो कि कैसे हो सकता है एक सेल्फ रिलायंस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू और साइंटिफिक टेम्पर के थ्रू, साइंटिफिक एडवांसमेंट के थ्रू। फॉरेन पॉलिसी क्या थी उनकी? नॉन अलाइनमेंट था। नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वॉज डिफाइंड बाय द नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे नाम बोलते हैं, विच सॉट टू कीप इंडिया आउट ऑफ कोल्ड वॉर राइवलरीज बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ही एडवोकेटेड फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड सोवरेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स। वो
उन्होंने एक मूवमेंट चलाया नाम दैट इज़ नॉन अलाइंग मूवमेंट, जिसकी वजह से ही इंडिया कोल्ड वॉर जो हुई थी यूएस और एसएसआर में उससे दूर रह पाया। वो बिलीव करते थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड सोवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स में। लेगेसी क्या है उनकी? नेहरूज लेगेसी कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विद हिज एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर किए हैं। अगर हो सकेगा तो मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊँगी बिफोर द एग्ज़ाम। और आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक पीपीटी, बट आई विल बी एबल टू डू दैट इन द बुलेट पॉइंट सो दैट यू कैन राइट इन योर एग्ज़ाम। एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, क्विक रिवीजन हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ लगा हो कि पॉइंट छूटा हो, प्लीज़ उसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँ। और आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर वीडियो बने, आपका कोई सब्जेक्ट है उस पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर और फिर मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।